हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, जो कि एक पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। तो अपनी पिछली वीडियोस में हमने ये देखा था दैट प्रियम्बल के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करना। नाउ इस जस्टिस को अचीव करने में हमारे संविधान के 2 पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड अब फंडामेंटल राइट्स आपके कवर होते थे किसमें? पार्ट 3 में। एंड डीपीएसपी आपके कवर होते हैं किसमें? पार्ट 4 में। इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं दैट डीपीएसपी जो है वो 4 लेटर्स से मिलके बना है, डी, पी, एस एंड पी। तो पार्ट 4 में ये कवर होगा। नाउ इस रीजन की वजह से जी ऑस्टिन ने पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को एज ए होल कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। ये चीजें हमने कवर कर ली थी। देन हमने देखा था कि इस जस्टिस को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है, एंड वो मस्ट है इस जस्टिस को अचीव करने के लिए। उनको हमने इंक्लूड किया किसमें? फंडामेंटल राइट्स में। लाइक हमें इनइक्वालिटी नहीं करनी है, आर्बिट्रेशन नहीं करनी है, एंड ऐसी कुछ चीजें जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें करनी है एंड उनको हम इंस्टेंटली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कुछ टाइम के साथ या सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें उन चीजों को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो वो जो चीजें हैं उनको हमने रखा कहाँ पे? पार्ट 4 में, डीपीएसपी में। लाइक प्रमोट सोशल वेलफेयर, देन सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, कुछ ऐसी चीजें। तो क्योंकि इनको हमें टाइम के साथ अचीव करना था, इसलिए डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल रखा गया कोर्ट्स के अंदर। ये चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन हमने देखा था कि डीपीएसपी को एज सच क्लासिफाई नहीं किया गया है हमारे संविधान में, बट एज पर देयर नेचर, एज पर देयर रोल्स, हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। वो कौन कौन से थे? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। नाउ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इसका पहला पार्ट, जो कि है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, इससे आपको क्या समझ आ रहा है? तो इससे हमें यही समझ आ रहा है कि ऐसे प्रिंसिपल्स जिनसे कि एक सोसाइटी का भला हो सके, या फिर उनसे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होती हो। तो वही चीज इसमें दी गई है कि इसमें वो सेट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि बात करते हैं अचीविंग सोशल वेलफेयर ऑफ द स्टेट। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो डायरेक्ट करेंगे स्टेट को कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिनसे कि सोशल वेलफेयर ऑफ स्टेट को अचीव किया जा सके, या फिर ये रिफ्लेक्ट करेंगे आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म को। अब यहाँ पे मेन गोल क्या है हमारा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करना है। तो उनके लिए जो भी प्रिंसिपल्स जो कि बात करते हैं सोशल वेलफेयर को अचीव करने की या आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनको रखा गया कहाँ पे? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में। ये चीजें आपको क्लियर है? देखिए, डीपीएसपी को लर्न करना काफी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको इसको रटना नहीं है, इसको आप समझ के करिए। एंड हो सके तो जहां पे आप स्मार्ट प्ले कर सकते हैं वहां पे आप कीजिए। लाइक सोसाइटी है, हम कभी भी सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो उसका क्या होता है? अंदर कुछ बिल्डिंग्स रहेंगी, ऐसी कुछ बाउंड्री रहती है, एंड एक मेन गेट रहता है। यहाँ पे कुछ ऐसा गेट रहेगा यहाँ पे। एंड मान लीजिए आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे गेट मिलेगा। अब गेट से आपको ध्यान में रखना है 8। गेट से आपने 8 ध्यान रखा, मींस 8 ऐसे प्रिंसिपल्स यहाँ पे गिवन है। तो टोटल हमारे पास जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं वो कितने हैं? 8। कौन कौन से? इसमें कवर होता है आपका आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ 47। तो कुछ ऐसे आपको लिंकिफाई करके चलना है चीजों को, जिनसे कि आपको एग्जाम्स के समय वो याद आ जाए। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं इनमें क्या लिखा है। देखिए, पहले आ जाता है आर्टिकल 38। नाउ कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। वो क्या? पहले तो ये ऐड कब किया गया था?
दूसरी बात, इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ किस मैटर पे ये बात कर रहा है जिसके लिए ये स्टेट को गाइड कर रहा है कि आपको कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आनी है जो कि इस मैटर को सिक्योर कर सके। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए, ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो प्रमोट करे वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर permitted बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये तो हमने देखा था कि ये तो प्रियम्बल के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको कि अचीव हमने करना ही है। तो यहाँ पे बात की गई है कि वेलफेयर ऑफ पीपल होना चाहिए। अब इसको भी आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे 3 दोस्त हैं, आप लोग स्टडी करने के लिए बाहर गए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक फ्लैट की जरूरत है, एक रूम की जरूरत है। वो होगा कहाँ पे? एक सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी का गेट यहाँ पे है, 3 दोस्त, एंड गेट से हमने कौन सा नंबर याद किया था? 8। एंड यहाँ पे कितने दोस्त हैं? 3। तो पहली बात हो रही है 38 की, तो पहला नंबर क्या बन रहा है? 38। अब 38 में बात क्या हो रही है? ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप किसी सोसाइटी के अंदर जाते हैं नया फ्लैट लेने या नया रूम लेने, तो आपके दिमाग में क्या होता है कि यार लोग अच्छे होने चाहिए एंड अपने टाइप के लोग होने चाहिए। अब पहले आपको फोकस करना है कि लोग अच्छे होने चाहिए। तो लोग अच्छे होने चाहिए मींस वेलफेयर ऑफ पीपल की बात हो रही है यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में। दूसरी बात जो आपने यहाँ पे की है वो क्या है कि अपने टाइप के लोग होने चाहिए। अब अपने टाइप के लोग होने चाहिए मींस इक्वल इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे चाहिए बाकियों की जैसे। तो यहाँ पे क्या है कि इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है हमें इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज के केस में। ये चीज आपको समझ आ गई है? तो कुछ ऐसे आप लिंक करके पढ़ सकते हैं चीजों को, आपको वो अच्छे से याद हो जाएंगी। तो हर एक जगह पे पॉसिबल नहीं होता है कि आप ऐसे लिंक कर सके, बट जहां पे भी आप स्मार्ट प्ले कर सकते हैं वहां पे आप कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नाउ एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है दैट 1978 से पहले पहले तक सिर्फ ये पहला वाला सेक्शन ही आपको यहाँ पे दिया गया था कि हमें वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट करना है। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए इसमें ये सेकंड सेक्शन को इंक्लूड किया गया जिसमें बात की गई है कि इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है इन टर्म्स ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो होप आपको आर्टिकल 38 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 39 पे। अब आर्टिकल 39 काफी बड़ा है, कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको, तो इसको भी आप एक एग्जांपल के जरिए समझिए। अब आप 3 दोस्त जो है वो एक सोसाइटी के अंदर यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, गेट पीछे रह गया, एक फ्लैट के अंदर आप पहुंच गए जो कि आपने खरीद भी लिया एंड आपने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। अब आप तीनों बोल रहे हो कि नहीं यार हम यहाँ पे रहने आए हैं, क्योंकि नए नए रहने आए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये लोग बोलेंगे कि नहीं यार कुछ ऐसे रूल्स बना लेते हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। तो पहला इंसान बोल रहा है कि नहीं यार 3 रूल्स बनाएंगे क्योंकि हम 3 दोस्त हैं, एक एक रूल सब बना दो। दूसरा इंसान बोल रहा है कि नहीं, पहला नंबर 8 था, दूसरा हम यूज करेंगे 9 यहाँ पे, तो 9 ऐसे रूल्स बनाएंगे जो कि हमें फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे आपका नंबर बन जाता है 39 और ये आर्टिकल 39 की बात हो रही है। अब ये जो तीसरा दोस्त है ये थोड़ा समझदार निकला और ये बोल रहे हैं कि यार ना तेरी और ना तेरी, हम लोग नंबर चूज करते हैं 6। तो यहां से आपको याद रखना है कि इसके अंदर कितने, यहाँ पे 6 चीजों के बारे में बात की गई है। ये चीज आपको क्लियर है? देखिए, हर एक आर्टिकल में आपको ये चीज नहीं बताई जाएगी कि आपको कैसे लिंक करना है, वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। मैं बस आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ कि आपको कुछ ऐसे चीजें लिंक करके चलनी है। चलिए अब वो क्या क्या चीजें हैं वो भी देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 39 यहाँ पे डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो सिक्योर करे। क्या सिक्योर करे? पहली चीज, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। तो लाइवलीहुड का मीनिंग क्या आ जाता है हिंदी में? आजीविका। एंड इसको हम लोकल लैंग्वेज में रोजी भी बोलते हैं कि यार किसी की रोजी रोटी बंद नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी टर्म्स आपने सुनी होंगी। तो हमें क्या करना है कि एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सभी सिटीजन्स के लिए सिक्योर करके रखने हैं जिससे कि कोई भूखा ना मरे और सबकी आजीविका चलती रहे, कुछ ऐसा। देन नेक्स्ट इसमें बात की गई है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द कॉमन गुड। जब कोई 3 स्टूडेंट्स एक हॉस्टल के रूम में या फिर एक फ्लैट के अंदर रह रहे हैं, तो वहां पे ये चीज जरूर आपने देखी होगी कि कोई भी अगर इंसान घर जाके वापिस आता है एंड वो अपने साथ कुछ भी लेके आ रहा है तो उसका बंटवारा बराबर होता है सबके अंदर। तो यही बात यहाँ पे भी की गई है कि मटेरियल रिसोर्सेज की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करनी है। ये चीज आपको क्लियर है? देन नेक्स्ट इसमें बात की गई है
प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो बॉयज के केस में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट कई जगह पे आपने देखा होगा कि कुछ एक दोस्त ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार, कुछ भी अगर आपको खरीदना है या किसी भी जगह पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां पे कि पैसे लग रहे हैं किसी के, तो वहां पे वो बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, कॉन्ट्री करेंगे। तो वहां से आप ड्राइव कर सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हमें प्रिवेंट करना है। मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसे हो रहे हैं और कोई एक इंसान जो है वो भूखा मर रहा है, तो हमें इस चीज को भी प्रिवेंट करना है। देन नेक्स्ट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी एक कंपनी के अंदर अगर एक मैन एंड एक वुमेन सेम ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो उनकी जो पे है वो इक्वल रहनी चाहिए। वहां पे ऐसी पार्शियलिटी या ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि वुमेन है तो उसको हम इस काम के लिए 50,000 रुपए देंगे एंड कोई अगर मैन काम कर रहा है तो उसको हम इस चीज के लिए 1 लाख रुपए देंगे। तो ये सारी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे खत्म करनी है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रखना है हमें, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। देन फिफ्थ वन इज प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज। तो हमें वर्कर्स की हेल्थ एंड स्ट्रेंथ को भी प्रिजर्व करना है एंड चिल्ड्रंस को भी सिक्योर करना है अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज। तो हमने एक चीज देखी थी दैट राजा महाराजाओं के टाइम पे या फिर अंग्रेजों के टाइम पे ये चीज होती थी दैट जो वर्कर्स हैं उनसे काम करवा लिया जाता था एंड उनको पे नहीं किया जाता था एंड इस चीज को बोला क्या जाता था, बेगार। तो ये क्या है, बेसिकली एब्यूज। देन ये भी हो सकता है कि जो मिनिमम वेज प्रेस्क्राइब्ड है उससे आप कम सैलरी दे रहे हैं या उससे कम आप पे कर रहे हैं उनको। लाइक अगर किसी वर्कर से आपने काम करवाया, उसके 500 रुपए बन रहे हैं तो आपने उसको 50 या 100 रुपए देके बाहर कर दिया, तो वो भी क्या है, एब्यूज। चिल्ड्रन के केस में भी यही चीज अपनानी है कि बच्चों से काम नहीं करवाना है, उनका फोर्सिबल एब्यूज को प्रिवेंट करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं। देन 1976 से पहले तक आपके पास बस ये 5 ही यहाँ पे सेक्शंस गिवन थे, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए इस 6th पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया गया। अब ये जो 6th पॉइंट है ये क्या बात कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है जिससे कि बच्चों की हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। वो कैसे कर सकते हैं हम, उनको हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करके, उनको टाइम टू टाइम वैक्सीन प्रोवाइड करके, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं जिससे कि बच्चों की हेल्दी डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकती है। नाउ ये 6 पॉइंट्स हैं आर्टिकल 39 में एंड आर्टिकल 39 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39A। तो आर्टिकल 39A में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। वो क्या है कि 1976 से पहले तक हमारे पास ये वाला आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता था, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए इस आर्टिकल को हमारे संविधान के पार्ट 4 मींस डीपीएसपी में ऐड किया गया। नाउ इस आर्टिकल में ऐसा क्या गिवन है, तो आर्टिकल 39 डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो प्रमोट करे इक्वल जस्टिस। अब यहाँ पे इक्वल जस्टिस प्रमोट करने की बात की गई है इन कंटेक्स्ट ऑफ पुअर एंड रिच, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अगर रिच इंसान है तो वो अपनी वेल्थ शो करके जस्टिस को खरीद ले रहा है, एंड अगर कोई पुअर इंसान है तो अगर वो सही भी है अपनी जगह पे तो वो उसके पास तो वेल्थ है ही नहीं, तो वो कुछ भी शो नहीं कर पा रहा है एंड उसको जस्टिस जो है वो नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, हमें प्रमोट करना है इक्वल जस्टिस को इन केस ऑफ पुअर और रिच, चाहे इंसान अमीर हो चाहे इंसान गरीब हो, उसको हमें इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करनी है। देन इसमें दूसरा जो पॉइंट गिवन है वो है कि हमें फ्री लीगल एड देनी है पुअर्स को। जो इंसान रिच है वो तो इस चीज को अफोर्ड कर लेगा, वो तो बड़े से बड़े वकील को हायर कर लेगा, बड़े से बड़े लॉयर को वो हायर कर लेगा जस्टिस के लिए। बट जो इंसान पुअर है वो क्या करेगा इस केस में, उसके पास तो इनफ वेल्थ ही नहीं है या उसके पास तो इनफ रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो कांटेक्ट भी कर सके ऐसे लोगों के साथ। तो वहां पे क्या है, उस केस में हमें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है, किसको, पुअर्स को। ये चीजें आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज आर्टिकल 41। अब आर्टिकल 41 डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो सिक्योर करे राइट टू वर्क। राइट टू वर्क मीन्स काम करने का अधिकार, हर एक इंसान को काम करने का अधिकार होना चाहिए। देन राइट टू एजुकेशन, कि पढ़ने का अधिकार भी होना चाहिए। ये सब चीजें हमने फंडामेंटल राइट्स में भी कवर की हैं। तो कुछ चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की ऐसी हैं जो कि हमने अचीव कर ली हैं,
एंड उनको हमने फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स नहीं कवर किए हैं अभी तक तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आने वाली हैं आगे चीजें। देन इसमें एक चीज और दी गई है, वो क्या कि हमें पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है कुछ केसेस में। वो कौन से केसेस हैं? लाइक अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, अगर कोई इंसान बेरोजगार है तो उसको मंथली और ईयरली उसको कुछ अमाउंट मिलना चाहिए जिससे कि वो अपनी कुछ नीड्स को फुलफिल कर सके। ओल्ड एज के टाइम पे पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए। बुढ़ापे के टाइम पे इंसान इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो कुछ चीजें कर पाए, एंड उस केस में भी जो है वो उनको पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। देन सिकनेस, अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको भी पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है हमें। देन डिसेबलमेंट, कोई भी डिसेबिलिटी है फिजिकल और मेंटल, तो उस केस में भी जो है वो हमें पब्लिक असिस्टेंस वहां पे प्रोवाइड करनी है। तो आर्टिकल 41 भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 42। अब आर्टिकल 42 डायरेक्ट कर रहा है स्टेट को कि वो ऐसे कुछ प्रोविजंस लेके आए जिनसे कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क को जो है वो अचीव किया जा सके। अब यहाँ पे जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन क्या है? देखिए, जस्ट डिनोट करता है लॉ को एंड ह्यूमैन डिनोट करता है ह्यूमैनिटी को। तो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां पे लॉ एग्जिस्ट करता होगा। मींस वहां पे पार्शियलिटी नहीं होगी, वहां पे इनइक्वालिटी नहीं होगी, वहां पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं होंगी। दूसरी चीज ह्यूमैन कंडीशन, वहां पे कुछ ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कि ह्यूमैनिटी के परे हो। तो ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखते हुए वहां पे काम होना चाहिए। तो स्टेट को कुछ ऐसे प्रोविजंस यहाँ पे लाने चाहिए जिनसे कि जस्ट एंड ह्यूमैन कंडीशन ऑफ वर्क को अचीव किया जा सके। दूसरे केस में क्या है यहाँ पे कि हमें मैटरनिटी रिलीफ भी देना है। अब मैटरनिटी रिलीफ क्या होता है कि अगर कोई वुमेन एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको बेबी होने वाला है एंड दूसरे केस में अगर उसको बेबी हो चुका है, तो कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है वुमेन का जिसमें जब वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको बेबी होने वाला है या बेबी हो चुका है, तो उस टाइम पीरियड के लिए ये जो वुमेन है ये वेल फील नहीं करती है, मीन्स अच्छा फील नहीं करती है। तो इस टाइम पीरियड के लिए स्टेट को कुछ ऐसा प्रोविजंस लेके आने चाहिए कि जब एक वुमेन इस टाइम पीरियड के अंदर है तो उसको काम से छुट्टी दी जाए, एंड ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे उसको पैसों की भी जरूरत पड़ेगी तो उनको फुल सैलरी भी यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो ये जो टर्म है इसको बोला जाता है क्या? मैटरनिटी रिलीफ। तो आपको आर्टिकल 42 भी समझ आ गया होगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 43। अब आर्टिकल 43 डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो सिक्योर करे अ लिविंग वेज। पहले तो देखते हैं लिविंग वेज होता क्या है। देखिए, 3 टाइप की हमारे पास वेजेस होती हैं। अब पहले तो आपको वेज भी पता होना चाहिए कि वेज क्या होता है। देखिए, वेज को आप समझ सकते हैं सैलरी से, मंथ एंड पे जो पैसे मिलते हैं उसको आप सैलरी बोलते हैं, एंड वही चीज यहाँ पे आप उसको वेज कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेजेस जो है वो 3 टाइप की होती हैं, मिनिमम वेज, फेयर वेज एंड लिविंग वेज। तो मिनिमम वेज वो वेज है जिसके अंदर आपकी 3 मेजर नीड्स जो है वो पूरी हो जाती है। एंड वो 3 मेजर नीड्स कौन कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो जिस वेज के अंदर आपकी ये 3 नीड्स ही पूरी हो पा रही हैं उसको बोला जाता है मिनिमम वेज। दूसरा आ जाता है फेयर वेज। फेयर वेज क्या है? इसके अलावा आप थोड़ा और कुछ भी कर पा रहे हैं तो दैट इज फेयर वेज। एंड लिविंग वेज में क्या है कि मिनिमम वेज, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ आप कुछ ऐसी चीजें भी कर पा रहे हैं, लाइक एजुकेशन, पढ़ पा रहे हैं या अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। दूसरा, उनकी हेल्थ के बारे में सोच पा रहे हैं तो उसके लिए आप इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, एंड कुछ ऐसी चीजें। तो जब आप इन चीजों को भी पूरा कर पा रहे हैं अपनी मिनिमम वेज के साथ तो उसे बोला जाता है क्या? लिविंग वेज। तो यहाँ पे क्या है कि हमें सिक्योर करनी है लिविंग वेज सभी वर्कर्स की। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि हमें सिक्योर करना है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को भी हमें सिक्योर करना है यहाँ पे। देन सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर, तो हमें सिक्योर करनी है सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी वर्कर्स के लिए। तो होप आपको आर्टिकल 43 भी यहाँ पे समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 43A। अब पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1976 से पहले तक ये आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद इस आर्टिकल को ऐड किया गया पार्ट 4 के अंदर। इस आर्टिकल में क्या है
कि आर्टिकल 43 डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो कुछ स्टेप्स उठाए जिनसे कि वो सिक्योर कर सके पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सरकार को कुछ ऐसा स्टेप्स उठाने चाहिए जिनसे कि वर्कर्स की पार्टिसिपेशन सिक्योर हो सके इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में। बस इतना सा ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 47। अब आर्टिकल 47 का भी जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये बात किसकी कर रहा है, तो यहाँ पे ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो रेज करे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को। तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को अगर आप रेज करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। आप हेल्दी रहेंगे, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे तो आप अच्छी जॉब ले सकेंगे, अच्छी जॉब लेंगे तो अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं, जिससे कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें यही दी गई हैं कि आपको पहले तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को यहाँ पे बढ़ाना है, दूसरी चीज आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल को भी यहाँ पे रेज करना है। जब आप लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल भी यहाँ पे बढ़ेगा। देन टू रेज और टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, तो पब्लिक हेल्थ को भी यहाँ पे हमें बढ़ाना है, तो पब्लिक हेल्थ को भी यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात की गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसीज या ऐसे लॉज लेके आने चाहिए जिनसे कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज किया जा सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज किया जा सके एंड पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव किया जा सके। तो होप आपको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स समझ आ गए होंगे सारे, एंड इनको याद करने के लिए आप कुछ जगह पे स्मार्ट प्ले कर सकते थे, वो भी मैंने आपको बता दिए। अगर एक्स्ट्रा जगह पे आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ही एग्जाम्स में बेनिफिशियल रहेगा। एंड गाइज, अगर आपको लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप लोग डायरेक्टली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।